प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आमिर खान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एम द लर्निंग ऐप पर। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की, और हमने हमारे जो 5 मौलिक अधिकार हैं, जो लास्ट हमने पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार पढ़ा, शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार पढ़ा, उनके बारे में हमने अच्छे से समझा और उनको जाना। आज हम अपने अंतिम मूल अधिकार की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा अंतिम और जो छठा मूल अधिकार है, ये है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अनुच्छेद 32 ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 32 में। अब देखिए, आपको पता ही है कि जो अनुच्छेद 31 था, अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 3 अर्थात मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में जोड़कर उसे एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अनुच्छेद 31 नहीं है, इसलिए हम सीधे ही अनुच्छेद 32 की बात कर रहे हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बनकर पूर्ण हुआ तो एक बार किसी पत्रकार ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा कि आपके नजर से या आपकी तरफ से अगर ये पूछा, अगर आपको हमको ये जानना हो, सॉरी थोड़ा सा कट है, संविधान होने के पश्चात क्या हुआ, कंटिन्यू करूं तो थोड़ा सा कट कर देने से बीच में ना, अभी थोड़ी सी 2 मिनट का है ना। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एक पत्रकार द्वारा सवाल पूछा गया कि आपकी नजर में वो कौन सा आर्टिकल है या वो कौन सा भाग है जिसे यदि संविधान से हटा दिया जाए तो संविधान एक पुस्तक मात्र रह जाएगी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि वह आर्टिकल निसंदेह 32 है, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का हृदय है। मैंने आपको ये बात प्रस्तावना जब पढ़ाया था, प्रस्तावना वाला टॉपिक, उसमें भी समझाया था। यहां पर दोबारा समझते हैं कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय क्यों कहा है। देखिए, उसकी एक वजह है। अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसी के कारण जो भाग 3 में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट्स का प्रवर्तन या हम कहें इन्फोर्समेंट संभव हो पाता है, और इसी कारण हम इन मूल अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, अगर अनुच्छेद 32 नहीं होता तो शायद जो हमारे मूल अधिकार हैं वो केवल एक पुस्तक में लिखित अधिकारों की तरह ही होते। इन्हें जमीनी स्तर पर लागू करवाने का जो काम करता है वो है आर्टिकल 32। इन्हें इन्फोर्समेंट बनाता है, इन्हें इन्फोर्सेबल बनाने का काम करता है अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, यदि किसी के मूल अधिकार का हनन होता है, हनन या हम कहें किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के मूल अधिकार का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, और यह न्यायालय की शरण ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन में अब न्यायालय के पास क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको 2 आर्टिकल पैरेलल पढ़ने होंगे, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 और 226। देखिए, यदि किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह उस संबंध में 5 प्रकार की रिट मतलब याचिका, ठीक है, 5 प्रकार की रिट या फिर आप आदेश भी कह सकते हो, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अब की बार जो पिछला लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, आप यकीन मानिए उसमें ऐसा सवाल दिया गया था
कि एक तरफ उसने चार पांचों प्रकार के रिट का हिंदी नाम लिख दिया, दूसरी तरफ उनका इंग्लिश नेम लिख दिया और उनको मैच मेकिंग कराया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए यहां से सवाल किस तरीके के बनाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको जो आपकी रिट है उस रिट का नाम हिंदी तथा इंग्लिश, ठीक है, इन दोनों में याद रखना है, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरा, उस रिट को जारी करने के पीछे उद्देश्य क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कि वह रिट किसके विरुद्ध जारी की जा रही है, सार्वजनिक व्यक्ति के विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी न्यायिक संस्था के विरुद्ध, यह आपको ध्यान रखना है। और एग्जामिनर इन्हीं तीनों पॉइंट से आपको सवाल बनाकर देता है। ठीक है, तो और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के माध्यम से रिट जारी करेगा और उच्च न्यायालय जो है वो किसके माध्यम से जारी करेगा, वो 226 के माध्यम से जारी करेगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो रिट वाली पावर है, ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें हाई कोर्ट की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। बाकी मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट प्रायर है ही, सुप्रीम है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें हाई कोर्ट अधिक पावर रखता है सुप्रीम कोर्ट से। ऐसी क्या बात है, समझिएगा। देखिए, अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में, किसके उल्लंघन होने की स्थिति में, केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में ही क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। वहीं हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के माध्यम से न केवल मूल अधिकारों बल्कि अन्य मामलों में भी वो क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि यहां पर किसकी रिट जो है ज्यादा पावरफुल है, कितनी विस्तृत है। तो मैं यहां पर कहना यह चाहता हूं कि एकमात्र ऐसी चीज है जहां पर हाई कोर्ट की रिट की जो शक्ति है वो थोड़ी ज्यादा विस्तृत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति एक निश्चित क्षेत्र में केवल फंडामेंटल राइट्स में। समझ आया, गेटिंग और नॉट? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि वो 5 रिट कौन कौन सी हैं और वो किसके विरुद्ध जारी होती हैं और उनको जारी करने के पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पहली रिट की। ठीक है, और इस पहली रिट का नाम दोस्तों है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसे आप इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस, ठीक है, कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या है हैबियस कॉर्पस वो समझते हैं। देखिए, दरअसल बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है वो, इसमें एक अनुच्छेद है, आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 21। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट में अनुच्छेद 21 का मूल भाव निहित है। ठीक है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल विधि को है। ठीक है, अब समझिए यहां पर क्या है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है, ये रिट किसी भी, ठीक है, सार्वजनिक व्यक्ति, सार्वजनिक या हम कहें लोक अधिकारी, लोक अधिकारी मतलब सरकारी व्यक्ति, यह रिट लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, क्योंकि बंदी बनाने वाला तो सरकारी व्यक्ति भी हो सकता है, सरकारी संस्था भी हो सकती है और निजी भी हो सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है वो लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, जिसमें न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है। किसको आदेश देता है दोस्तों? बंदीकर्ता, यानी कि जिसने बंदी बनाया हुआ है, बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को, यहां पर उक्त व्यक्ति से तात्पर्य है उस व्यक्ति से जिसे बंदी बनाया गया है या फिर जिसके संबंध में रिट जारी की जा रही है, कि वह उक्त व्यक्ति को
24 घंटों के भीतर, कितने घंटों के भीतर दोस्तों? 24 घंटों के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करे। किसके समक्ष पेश करे? न्यायालय के समक्ष पेश करे। फिर न्यायालय तय करेगा कि उसे बंदी बनाकर रखना है या फिर उसे रिलीज कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चला, एक तो हिंदी नाम, एक इंग्लिश नाम। किस कंडीशन में जारी होती है? जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है। किसके विरुद्ध जारी होती है? लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। अब हम हमारी दूसरी रिट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरी रिट कौन सी है। दूसरी रिट है दोस्तों, इसे कहा जाएगा परमादेश। क्या कहा जाएगा? परमादेश। ठीक है, इसे कहा जाएगा मैंडेमस। ठीक है, परमादेश। जैसा कि नाम से ही विदित है, परम आदेश, सबसे बड़ा आदेश है परम आदेश। ठीक है, अब देखिए परम आदेश क्या है। ठीक है, दरअसल सबसे पहले तो हम समझते हैं कि परमादेश किसके विरुद्ध जारी होगा। तो परमादेश केवल लोक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। लोक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है, दरअसल परमादेश जारी क्यों किया जाता है? इस आदेश के माध्यम से या इस रिट के माध्यम से न्यायालय उस लोक अधिकारी को आदेश देता है। क्या देता है? आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे, वह उस कार्य को करे जिसे करने हेतु वह क्या है? बाध्य है, और उसे करने से उसने इनकार कर दिया हो, और उसे करने से उसने इनकार कर दिया हो। हे दोस्तों, दरअसल परमादेश जो है, ये रिट जो है न्यायालय के विवेक अधीन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये न्यायालय के विवेक अधीन है। ठीक है, यानी कि न्यायालय को जाकर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि फला लोक अधिकारी अपने इस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या अन्य न्यूज प्रिंट के माध्यम से यदि कोई चर्चा का विषय है जिसमें किसी दो अधिकारियों या दो संस्थाओं के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय खुद तय करेगा कि वो इस रिट को जारी करे या ना करे। दरअसल इस रिट को जारी करने के पीछे उद्देश्य क्या है? इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस लोक अधिकारी को आदेश देते हैं कि वो उस काम को करे जिसे करने के लिए वो बाध्य है, और उसी काम को करने से उसने पहले मना कर दिया हो। तो इसमें कहीं ना कहीं जबरदस्ती काम करवाने वाली बात दिखाई देती है। ठीक है, तो ये केवल लोक अधिकारियों के ऊपर जारी की जा सकती है, निजी व्यक्तियों पर यह जारी नहीं की जा सकती। यह ध्यान रखने योग्य बात है। यह हमारी दूसरी रिट है। ठीक है, बात करते हैं तीसरी रिट की। तीसरी रिट जो है, इसका नाम होगा दोस्तों प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें रोका जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, किसी चीज को प्रतिषेध किया जा रहा है। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो यह रिट जो है, यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीन, ठीक है, किसी भी न्यायिक या न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था में क्या डिफरेंस है, यह समझने वाली बात है। मैं आपको यहां पर एक उदाहरण सही समझाता हूं। जैसे हम भाग 5 में जब आर्टिकल 61 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 61 पढ़ते हैं, जिसमें राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया का उल्लेख है, इंपीचमेंट प्रोसेस, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया। दरअसल ये राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है।
जिसमें राष्ट्रपति के प्रति न्याय किया जाता है कि क्या वो है सही है या गलत है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो न्याय करने का कार्य हमने न्यायपालिका को सौंपा हुआ है। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर न्याय करने का कार्य कौन कर रही है दोस्तों? संसद कर रही है। कौन कर रही है? संसद कर रही है। ठीक है, लेकिन क्या संसद न्यायालय है? नहीं है। लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति के विरुद्ध या राष्ट्रपति के प्रति न्याय करने का काम कर रही है। तो ऐसी कंडीशन जब क्रिएट होती है कि एक संस्था जो न्यायपालिका नहीं है लेकिन वो न्याय कर रही है, तो ऐसी संस्था को अर्धन्यायिक संस्था कहा जाता है। और जिस प्रोसेस के माध्यम से वह यह न्याय कर रही है वह अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहलाती है, और उसके द्वारा दिया गया फैसला अर्धन्यायिक फैसला कहलाता है। और उसके इस प्रोसेस में भाग लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अर्धन्यायिक व्यक्ति कहलाते हैं। इसीलिए तो आपने पढ़ा होगा कि महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो आई होप आप अर्धन्यायिक संस्था, अर्धन्यायिक व्यक्ति, अर्धन्यायिक फैसले के संबंध में समझ गए होंगे। तो जो हमारी प्रतिषेध की रिट है ये न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है किसी भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, जिसे जारी करने का मूल उद्देश्य होता है कि ये जो न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था है ये अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन ना करें, अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन ना करें। यदि कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, या फिर किसी ऐसे केस की सुनवाई कर रहा है कोई अर्धन्यायिक संस्था या न्यायिक संस्था या कोई छोटा कोर्ट जिसमें जब मूल अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न हो, संविधान से निहित कोई प्रश्न हो, तो ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसा मामला इन क्षेत्रों में, इन संस्थाओं में जाता है, तो इन्हें बीच में ही रोकने के उद्देश्य से जो रिट जारी की जाएगी उसे प्रोहिबिशन या प्रतिषेध की रिट कहा जाएगा, जिसका उद्देश्य होता है इन न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकना। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी रिट है इस रिट को कहा जाता है दोस्तों उत्प्रेषण, सैरिटोरी। क्या कहा जाता है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। ठीक है, देखिए उत्प्रेषण की रिट जो होती है वो किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। समझे बात? ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थाएं पढ़ाई, अब हम बात करते हैं वरिष्ठ न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। देखिए जब मैं आपको भाग 5 में न्यायपालिका पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो न्यायपालिका है वो ट्रायंगल शेप में है, त्रिभुजाकार है, या हम कहीं पिरामिडाकार है, कुछ भी आप कहिए, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत है और मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय कार्यरत है, तथा निम्न स्तर पर, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला सत्र न्यायालय कार्यरत है, और उसके नीचे तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर अन्य न्यायालय स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है हमारा न्यायपालिका का आकार। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, हाई कोर्ट और इन अन्य न्यायालयों, सॉरी माफी चाहता हूं, देखिए जिला न्यायालय और उसके अधीन तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो अन्य न्यायालय स्थापित हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है दोस्तों लोअर जुडिशरी। क्या कहा जाता है? लोअर जुडिशरी, या मैं यूं कहूं इन्हें कहा जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। क्या कहा जाएगा दोस्तों? अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अपर जुडिशरी। क्या कहा जाएगा? अपर जुडिशरी। ठीक है, यानी कि इन्हें हिंदी में कहा जाएगा वरिष्ठ न्यायालय। क्या कहा जाएगा? वरिष्ठ न्यायालय। ठीक है, तो यहां पर उत्प्रेषण की रिट जो है
वो किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाएगी। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय सबसे अपर है, तो यह हाईकोर्ट के विरुद्ध भी, जिला सत्र न्यायालय के विरुद्ध भी, अन्य के न्यायालयों के विरुद्ध भी जारी कर सकता है। हाईकोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध, ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अन्य कोर्ट्स के विरुद्ध जारी कर सकता है। इस तरीके से प्रोसेस होती है, ठीक है। जिला सत्र न्यायालय और अन्य न्यायालयों को सम्मिलित रूप से लोअर जुडिशरी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से अपर जुडिशरी कहा जाता है। तो उत्प्रेषण की रिट जो है वो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। तो सवाल यह उठता है कि प्रतिषेध की रिट भी कहीं ना कहीं न्यायालयों के विरुद्ध जारी हो रही है, एक न्यायालय के द्वारा दूसरे न्यायालय, भले ही वो न्यायिक और अर्धन्यायिक थे, ठीक है, और यहां पर भी एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी हो रही है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो हमारी रिट है, कौन सी, जो हमारी प्रतिषेध की रिट थी दोस्तों, प्रतिषेध की रिट तब जारी की जाती है जब कोई प्रक्रिया चल रही हो, यानी कि चालू है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई किसी अधीनस्थ, किसी न्यायिक संस्था में या अर्धन्यायिक संस्था में कोई केस चल रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है, इस बात की सूचना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को मिलती है, तो उस कार्यवाही को बीच में रोकने के उद्देश्य से, बीच में अभी फैसला नहीं आया है, तो बीच में रोकने के उद्देश्य से जो रिट जारी की जाती है वो कहलाएगी प्रतिषेध। जबकि उत्प्रेषण की रिट जो है दोस्तों, उत्प्रेषण की रिट जो है वो रिट तब जारी की जाती है जब कोई प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और उस प्रक्रिया का फैसला आ चुका है। कोई केस था, उसका फैसला आ चुका है, लेकिन वरिष्ठ न्यायालय को लगा कि कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है, या वो न्यायालय वो जो फैसला है वो सही नहीं है, तो उस फैसले के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से, या मैं यूं कहूं कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसे पलटने के उद्देश्य से जो रिट जारी की जाती है उसे क्या कह रहे हैं, उत्प्रेषण की रिट कहा जाएगा। तो प्रतिषेध की रिट तब जारी की जाएगी जब कोई प्रक्रिया चल रही हो, और उत्प्रेषण की रिट तब जारी की जाती है जब कोई प्रक्रिया समाप्त हो गई हो और उसके निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी की जाती है। आई होप आपको प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इन दोनों रिट्स का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। गेटिंग और नॉट, ठीक है, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो रिट है दोस्तों, ठीक है, अगली जो रिट है वो अंतिम रिट है जिसका नाम होगा अधिकार प्रक्षा। क्या नाम होगा दोस्तों, अधिकार प्रक्षा, यानी कि क्यो वारंटो। क्या नाम है इसका, क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, ठीक है। दरअसल क्यो वारंटो यानी कि अधिकार प्रक्षा भी किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध ही जारी की जाती है, लोक अधिकारी के विरुद्ध ही जारी की जाती है, ठीक है। यह भी निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं होती, ठीक है। दरअसल जारी किस लोक अधिकारी के विरुद्ध होगी, ठीक है। दरअसल ये ऐसे लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होगी जो किसी सार्वजनिक पद पर, जो किसी सार्वजनिक पद पर असंवैधानिक रूप से आसीन है, तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है कि उसका अधिकार नहीं है उस पद पर बैठने का, लेकिन वो बैठा हुआ है किसी भी असंवैधानिक तरीके से। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो रिट जारी की जाती है उसे कहते हैं अधिकार प्रक्षा, जिसमें उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपका अधिकार क्या है, ठीक है। ये जो अधिकार प्रक्षा है इसमें दो वर्ड यूज होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक वर्ड होता है उसे कहते हैं PIL। क्या कहते हैं दोस्तों, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसे हिंदी में कहा जाएगा जनहित याचिका। और एक होती है दोस्तों न्यायिक सक्रियता, एक शब्द होता है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, सक्रियता। ये दो शब्द हैं, ठीक है। और हमारा एग्जामिनर
कई बार कई सारे एग्जामों में इस संबंध में सवाल पूछा गया है कि भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम जनहित याचिका की बात करें तो भारत में जनहित याचिका के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है जस्टिस PN भगवती। इनको PIL जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक माना जाता है। तो क्या है जनहित याचिका? दरअसल जनहित याचिका में पीड़ित व्यक्ति की तरफ से, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई संस्था, ठीक है, कोई एजेंसी या फिर खुद न्यायालय सोशल मीडिया या अखबार या टीवी डिबेट्स के न्यूज रिपोर्ट्स को आधार बनाकर स्वतः संज्ञान लेता है और वो देखता है कि इस व्यक्ति के संबंध में जो फैसला दिया गया है क्या वो सही है या नहीं है, यानी कि वो उस केस को दोबारा रीओपन कर देता है। ठीक है ना, इसे PIL या जनहित याचिका कहा जाता है और भारत में इसके जनक माने जाते हैं जस्टिस PN भगवती। ठीक है दोस्तों, और जबकि न्यायिक सक्रियता क्या है? देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है ना दोस्तों, ये अनुच्छेद 50 जो है ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण की बात करता है। कहता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका में इंटरफेयर नहीं करेगी और कार्यपालिका न्यायपालिका में इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन ये जो न्यायिक सक्रियता है ये हमारी न्यायपालिका को अधिकार देती है कि वह कार्यपालिका और विधायिका के मध्य इंटरफेयर कर सकती है, अर्थात हस्तक्षेप कर सकती है। समझ आ रही बात आपको? ठीक है, मान लीजिए संसद में कुछ गलत काम हो रहा है, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार की विधानसभा में आपने देखा होगा किस तरीके से विधायकों को वहां के मार्शल द्वारा घसीटकर बाहर फेंका गया। केवल फेंका ही नहीं गया बल्कि उनके साथ मारपीट भी हुई। मान लीजिए ऐसी ही कोई घटना संसद में कुछ अप्रिय घटना घट जाती है या फिर ऐसी कोई घटना जो भारतीय संविधान को कहीं ना कहीं लज्जित करने का काम करती है, संविधान पर कहीं ना कहीं कोई मुसीबत लाने का काम करती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका चुप नहीं रहेगी बल्कि वो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए न्यायपालिका और विधायिका में अतिक्रमण कर सकती है और उनको ये कहीं ना कहीं आदेश दे सकती है कि वो ऐसा ना करें, वो इन चीजों का ख्याल रखें। ऐसे कई बार वो डांट फटकार लगाती भी है, इसे उसकी न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। तो ये था आपका अंतिम मूल अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो हमने 5-6 मूल अधिकार देखे। समानता का मूल अधिकार, ठीक है, देन उसके बाद कौन सा देखा आपका स्वतंत्रता का मूल अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, देन शिक्षा और संस्कृति का मूल अधिकार और अंत में आपने देखा संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 तक हमने कंप्लीट किया, लेकिन भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 35 तक जाता है। तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि अनुच्छेद 33, 34 और 35 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 33 जो है वो भारत की संसद को यह अधिकार प्राप्त देता है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है। देखिए अनुच्छेद 33 जो है वो भारत की संसद को, ना कि राज्य विधानमंडलों को, संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह भारत की खुफिया एजेंसियों, जैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, खुफिया एजेंसियों के साथ साथ भारत के सशस्त्र बलों तथा अन्य में वो कुछ भी ले सकती है जो भी संसद उचित समझे, अन्य के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अन्य के मूल अधिकारों पर क्या लगा सकती है दोस्तों? युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 जो है वो संसद को यह अधिकार देता है कि यदि वह चाहे तो वह खुफिया एजेंसियों, सशस्त्र बलों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है।
और ऐसा हुआ भी है। जैसे याद करो, जब मैं आपको अनुच्छेद 19(1) पढ़ा रहा था, तब इसमें जो 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं, उनमें एक मूल स्वतंत्रता थी दोस्तों, संघ एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, और मैंने इसमें अपवाद स्वरूप लिखाया था कि भारत की सेना और पुलिस बलों को संघ व सहकारी समिति बनाने या संघ बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। किस वजह से? अनुशासन की वजह से। तो ये जो नियम है, ये अनुच्छेद 33 के तहत संसद ने बनाया हुआ है। तो यदि संसद चाहे तो अन्य मूल अधिकारों पर भी ऐसा प्रतिबंध लगा सकती है। वो खुद तय करेगी कि वो किन को मूल अधिकार देना चाहती है, किन को नहीं देना चाहती है। ठीक है, लेकिन वो प्रतिबंध जो है वो युक्त होंगे, मनमाने नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है कि यदि भारत के किसी राज्य या किसी राज्य क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू है या मार्शल लॉ लागू है, सैन्य अधिनियम लागू है, तो संसद को यह अधिकार है। किसको अधिकार है दोस्तों? संसद को यह अधिकार है कि वह उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब धारा 3 जो आर्टिकल 370 है, इसे कहीं ना कहीं हटाया गया, तो वहां पर सैन्य फोर्स या सैन्य अधिनियम लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, और वहां से नेट कनेक्टिविटी काट दी गई। ठीक है, लोगों को उनके घरों में एक तरीके से कैद कर दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके मूल अधिकार छिने के नहीं छिने। जैसे इंटरनेट की आजादी छिन गई, ये भी आपको मूल अधिकार है। घूमने फिरने की आजादी छिन गई उन लोगों की, ये भी एक मूल अधिकार है। ऐसे और भी कई मूल अधिकार रहे होंगे जिनका उल्लंघन किया गया, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है जो आर्टिकल 34 में कहा गया है कि यदि भारत के किसी राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू है, तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस क्षेत्र में मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। वह तय कर सकती है कि कौन कौन से मूल अधिकार आपको वहां के रहने वाले लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की। ठीक है, और ये लास्ट जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 35, अनुच्छेद 35। देखिए अनुच्छेद 35 जो है वो संसद को यह अधिकार देता है, संसद को यह अधिकार देता है कि वह कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु विधि का निर्माण कर सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने आपको अभी जो करंट में आप देख सकते हो वो है अनुच्छेद 16(4). ठीक है, 16(4) में क्या है? इसमें आरक्षण का प्रावधान है। तो संसद को यह अधिकार है कि यदि उसे लगे कि देश की ये जाति या फिर ये वर्ग या ये समुदाय जो है ये सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इनको क्या चाहिए, किसी सरकारी सेवाओं में क्या देना चाहिए, आरक्षण का प्रावधान कर देना चाहिए। तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो इसके हेतु किसी भी प्रकार का कानून निर्मित कर सकती है। या फिर हम यूं कहें कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जिनको प्रभावी बनाने के लिए संसद दंड विधि का निर्माण भी कर सकती है, जैसे अस्पृश्यता का अंत करने के लिए, ठीक है, या फिर उपाधियों का अंत करने के लिए ऐसे दंड विधि का निर्माण कर सकती है। लेकिन उसको ये जो अधिकार है, उसको जो ये शक्ति है दंड विधि या अन्य विधि बनाने की, ये कौन से आर्टिकल में दोस्तों? ये अनुच्छेद 35 में है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मूल अधिकारों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
और आपके सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाएगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। साथ में मैं आपसे एक वादा और भी चाहता हूं कि एम द लर्निंग ऐप का मुख्य उद्देश्य है कि कम कीमत पर, कम से कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करवाना, ठीक है। कोई व्यक्ति पैसे की वजह से या किसी अन्य वजह से शिक्षा से ना रह जाए, ठीक है, वो अच्छी नौकरी प्राप्त करने से ना वंचित रह जाए, ठीक है। तो उन्हीं लोगों को कम कीमत पर शिक्षा प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से ही एम द लर्निंग ऐप का फाउंडिंग किया गया है। तो मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ताकि हर एक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छा सा टॉपिक लेकर, तब तक के